नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम आपके साथ संविधान और राज्य व्यवस्था की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हमें केवल संविधान या केवल राज्य व्यवस्था का अध्ययन नहीं करना है, हमें दोनों को मिला करके अध्ययन करना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था को हमें बहुत आसान भाषा में, बहुत बारीक और बहुत विस्तार में, बहुत सटीक और बहुत प्रामाणिक तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ सीखने का भी काम करना है। यहाँ पर हमें शून्य से लेकर शिखर तक के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करना है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन का सी और पॉलिटी का पी भी ना पढ़ रखा हो, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में बहुत कुछ सीख पाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ ही होता है शासन करने का सिद्धांत। संविधान जिसकी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कौन से भाषा? लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। बात समझ पाए आप? अगर हम संविधान की परिभाषा देना चाहें तो संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान की परिभाषा है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब यहाँ पर हमें सीखना है शासन, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आगे सीखेंगे शासन क्या है और किसे कहते हैं। समझ पाए? संविधान की जो परिभाषा दी गई, संविधान अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कोशिश करें कि साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करें, आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगा। तो संविधान की परिभाषा जो दी जा रही है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन के बारे में हमें आगे सीखना है। और यहाँ पर एक महान विचारक, महान दार्शनिक, विधिवेत्ता, आप जो भी कहना चाहें, इनके लिए उपाधि जितनी भी दी जाए वह कम है, केसी वैयारे के अनुसार इन्होंने संविधान को परिभाषित किया है कि संविधान शासन के अधिकार, संविधान शासन के अधिकार, उसके उत्तरदायित्व, लोगों के कर्तव्य आदि की व्याख्या करने वाला दस्तावेज है। संविधान शासन के अधिकार, उसके उत्तरदायित्व, लोगों के कर्तव्य आदि की व्याख्या करने वाला दस्तावेज है। और यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड जो आ रहा है शब्द, वो है दस्तावेज। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसे हम आगे सीखेंगे कि दस्तावेज क्या होता है और दस्तावेज किसे कहते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे जो है मैंने आपसे कहा था कि शासन, तो शासन जो है, शासन जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक जीवन के संचालन से, जिसका अर्थ है सार्वजनिक जीवन के संचालन से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, शासन जो शब्द है, शासन शब्द यूनानी क्रिया, लिख के मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। शासन शब्द यूनानी क्रिया, शासन शब्द यूनानी क्रिया कुबेर नाउ से लिया गया है और इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है परिचालन, जिसका अर्थ है परिचालन। बात समझ पाए? शासन शब्द यूनानी क्रिया, शासन शब्द यूनानी क्रिया कुबेर नाउ से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है परिचालन। अब जो शासन को समझ पाएगा वही संविधान को समझ पाएगा, नहीं तो संविधान की परिभाषा रटते रटते वह बुढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि शासन की उत्पत्ति कैसे हुई, शासन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका अर्थ क्या है, हमने सीख लिया, समझ लिया। अब शासन का अर्थ है सार्वजनिक जीवन के संचालन से, और सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत
क्या क्या आता है? सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आती है राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून, प्रशासन। सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन। तो जो सरकार है वह निजी जीवन के लिए नियम नहीं बना सकती, निजी जीवन के लिए नियम नहीं बना सकती। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि जो मेरा नहीं वह सभी का है। सार्वजनिक जीवन का अर्थ है कि जो सभी के लिए है वह है सार्वजनिक, और जो अपने लिए ही है वह निजी। तो कोई भी सरकार यह नियम नहीं बना सकती कि मुझे कितने घंटे सोना है। बात समझिए आप उदाहरण के जरिए से कि कोई भी सरकार यह नियम नहीं बना सकती मुझे कितने घंटे सोना है, लेकिन वह यह नियम बनाएगी कि आपको कितने बजे दफ्तर आना है। तो उस दफ्तर के आने वाले नियम से आपका निजी जीवन जरूर प्रभावित होगा। तो सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आती है राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कानून, प्रशासन। तो राजनीति, आइए इसको भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो राजनीति में क्या कहा जा रहा है, एक उदाहरण से समझिए कि पति और राष्ट्रपति। पति और राष्ट्रपति का मैं उदाहरण लेता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से पति बन सकता है, मनमाने तरीके से पति बन सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान के नियमों, प्रावधानों का पालन करना होगा। वह मनमाने तरीके से राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति, राजनीति के अंतर्गत मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से पति बन सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति बनने के लिए उसे संविधान के नियम का पालन करना होगा। समझ पाए? अब आगे देखिए, आगे जो टॉपिक है वो है कि अर्थव्यवस्था। राजनीति हम सीख लिए, अब आगे जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या बात बताई जा रही है? अर्थव्यवस्था में बात ये बताई जा रही है कि अगर आपको जीएसटी लाना है, जीएसटी लाना है तो आपको 101वां संविधान संशोधन करना पड़ेगा। समझ पाए? अब देखिए कि संविधान हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, संविधान हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, और संविधान का टच कहाँ कहाँ है। और आगे क्या बात है? शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है तब भी आपको शिक्षा व्यवस्था के लिए आपको संविधान में परिवर्तन लाना होगा। संविधान के अंतर्गत और क्या आ रहा है? कानून और प्रशासन। कानून और प्रशासन, कानून में क्या 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 कहा जा रहा है? कानून में कहा जा रहा है कि कानून एक अमीर और गरीब सभी के लिए समान होगा। शासन प्रशासन की जितने भी अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए दिशा निर्देश कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। तो संविधान के अंतर्गत हमने एक शब्द को टच किया जिसका नाम था शासन। शासन को हमने समझा, सार्वजनिक जीवन समझा, राजनीति समझा, अर्थव्यवस्था समझा, शिक्षा व्यवस्था समझा, कानून व्यवस्था समझा और प्रशासन समझा। अब हम शासन के बारे में एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर चुके। और अभी तक क्या था कि अभी तक जो आप जिस पैटर्न से पढ़ते थे वहां पर संविधान की परिभाषा बता दी जाती थी और मास्टर साहब आगे बढ़ जाते थे, लेकिन हमें एक एक शब्द पर काम करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। और यहाँ पर मैं पुनः वही बात कहना चाहूंगा कि जो लोग रटाने वाले होते हैं उनकी सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यही लाइन बोल के निकल जाएंगे, यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है, और बस चल लिख लेगा अपने कापी में। लेकिन जो समझाने वाले होते हैं उनकी सीमा यहाँ से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है ये देखते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि विधि क्या है, सर्वोच्च क्या है और दस्तावेज क्या है। सर्वोच्च कैसे है? दो प्रश्न, विधि क्या है, सर्वोच्च क्या है, और सर्वोच्च क्यों है, किस प्रकार है, कैसे सिद्ध करेंगे हम कि संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज। और दस्तावेज किसे कहते हैं? आइए अब इस टॉपिक को हम सीखते हैं। विधि, सबसे पहले विधि क्या है कि आम जनमानस को अनुशासित करने का एक उपाय है। विधि आम जनमानस को अनुशासित करने का एक उपाय है जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। बात समझ पाए? विधि आम जनमानस को नियंत्रित करने का, अनुशासित करने का एक उपाय है जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। और विधि की जो भाषा होती है वह क्लिष्ट होती है क्योंकि उसमें एक से अधिक भावों का समावेश होता है। तो आम जनमानस को नियंत्रित करने की
नियंत्रित करने का एक उपाय है। विधि क्या है? आम जनमानस को नियंत्रित करने का उपाय है, जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। समझ पाए विधि? अब आगे क्या है? सर्वोच्च। आइए सर्वोच्च पर प्रकाश डालते हैं। तो सर्वोच्च के बारे में क्या बात कही जा रही है? जैसे आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। संसद, हमारी जो संसद है, संसद भी विधि का निर्माण करती है। संसद भी विधि का निर्माण करती है और संसद के द्वारा निर्मित विधि को हम सांविधिक कहते हैं। सांविधिक क्या कहते हैं दोस्तों? सांविधिक। और जो हमारा संविधान है, कलर चेंज कर लेता हूं, संविधान भी एक विधि है। हमारा संविधान भी एक विधि है। इस चीज को समझिएगा। अगर संसद भी विधि का निर्माण करती है, जिसे हम सांविधिक कहते हैं, और हमारा संविधान भी विधि है, अगर इन दोनों विधियों में टकराव हो जाए, इन दोनों विधियों में टकराव हो जाए, टक्कर हो जाए, तब कौन जीतेगा? जीतेगा वही जो अधिक बलशाली होगा। तो यहाँ पर कौन जीत रहा है? जीत रहा है हमारा संविधान। कौन जीत रहा है दोस्तों? हमारा संविधान। संविधान ये है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संविधान जीत रहा है, समझ रहे हैं? तो कोई भी विधि संविधान से ऊपर नहीं है, इसीलिए तो ये जीत रहा है। तो सर्वोच्चता का अर्थ आप समझ पाए कि संसद भी विधि का निर्माण करती है, जिसे हम सांविधिक कहते हैं, और हमारा संविधान भी विधि है। अगर संसद के द्वारा निर्मित विधि और संविधान जो एक विधि है, अगर उन दोनों में टकराव हो जाए तो कोई भी विधि संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है तब वह निरस्त हो जाएगी। बात समझ पाए आप? और इसे एक उदाहरण से और हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए उसको भी देखते हैं कि कैसे सर्वोच्चता को सिद्ध किया जाता है। एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द पर काम करने की कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं, जैसे सर्वोच्चता के बारे में जो बच्चा थोड़ा सा जानकारी रखता होगा संविधान के बारे में, जिसने एक बार संविधान पढ़ लिया, वो क्या कहेगा कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, वह तो 1860 से ही प्रकाश में है। उस समय तो संविधान था ही नहीं। जो बच्चा जानकार है या नहीं जानकार है, जिसने नहीं सोचा, वो आज ये बात सोचे कि संविधान तो उस समय नहीं था और भारतीय दंड संहिता 1860 से है। तो संविधान को बड़ा कहें या फिर भारतीय दंड संहिता? सोचिए, आप किसे भी बड़ा कहेंगे? संविधान को बड़ा कहेंगे या भारतीय दंड संहिता? लेकिन आगे क्या बात कही जा रही है? क्योंकि सभी विधि संविधान से, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सभी विधि संविधान से उत्पन्न हुई है। सभी विधि संविधान से उत्पन्न हुई है या फिर उससे प्रेरित है, या फिर संविधान से प्रेरित हैं, या फिर संविधान से निर्देशित हैं। इस चीज को ध्यान से सुनिए। संविधान से सभी विधि उत्पन्न है या उससे प्रेरित है या उससे निर्देशित है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर संविधान के लागू होने के बाद अगर भारतीय दंड संहिता की कोई भी धारा संविधान के नियम के अनुकूल नहीं होगी तो वह निरस्त हो जाएगी। अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 से है, इस बात की सच्चाई है, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद वह संविधान से निर्देशित हो जाती है, संविधान से निर्देशित होती है। अब समझ पाए आप कि नहीं? जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार, तो ये कहां से उत्पन्न हुआ है? ये उत्पन्न हुआ है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A से। आर्टिकल 21A से तो उसका जन्म संविधान से हुआ।
लेकिन भारतीय दंड संहिता संविधान से भी पुरानी है। लेकिन क्या बात है कि जब से संविधान लागू हुआ तब से अब कोई भी इसकी कोई भी धारा अगर वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उस धारा को निरस्त कर दिया जाएगा। बात समझ पाए? बात क्लियर? अब हम इस चीज को भली प्रकार समझ लिए कि सर्वोच्च क्यों है और किस लिए। यहाँ पर कचड़ा नहीं फैलाना है कि पूरा विस्तार से बताते जा रहे हैं और बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है। हमें उतना सीखना है जितना हमारे काम का है और तार्किकता के साथ सीखना है। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में लिखा है कि सटीक और प्रमाणिक तरीके से बात समझिएगा। अब अगला जो प्रश्न चिन्ह है वो है दस्तावेज के बारे में। तो दस्तावेज के बारे में, इसकी पहचान एक दस्तावेज के रूप में हुई है। संविधान की पहचान एक दस्तावेज के रूप में हुई है। कैसे? तो इसमें क्या है, इसमें राज्य के स्वरूप, आइए इसको देखते हैं अब, जो हमारा तीसरा मूलभूत प्रश्न है। राज्य के स्वरूप प्लस राज्य के ढांचे, राज्य का ढांचा कैसे होगा, और राज्य की प्रकृति के बारे में, राज्य की प्रकृति के बारे में, और साथ साथ राज्य किस प्रकार कार्य करेगा, इसका उल्लेख संविधान रूपी दस्तावेज में है। दोबारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसकी पहचान, संविधान की पहचान एक दस्तावेज के रूप में हुई है और इस दस्तावेज में राज्य के स्वरूप, ढांचे, प्रकृति प्लस राज्य किस प्रकार कार्य करेगा इसका उल्लेख है। जैसे भारत कैसा राज्य होगा, भारत कैसा राज्य होगा, भारत, इसका उदाहरण देखते हैं, भारत कैसा राज्य होगा। एग्जाम्पल इसका देखिए ध्यान से, भारत कैसा राज्य होगा। इसके जवाब, इसका जो जवाब है वो क्या आ रहा है, इसका जवाब है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। बात समझ पाई आप कि नहीं? भारत कैसा राज्य होगा, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और इसके साथ साथ समाजवादी और इसके साथ पंथ निरपेक्ष और इसके साथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर इसी एक लाइन में राज्य के स्वरूप के बारे में बता दिया, राज्य किस प्रकार के ढांचे के बारे में बता दिया और राज्य की प्रकृति के बारे में बता दिया और राज्य कैसे कार्य करेगा उसके बारे में बता दिया गया। तो अब हम पूरी तरीके से इस विधि को समझ लिए, संविधान सर्वोच्च को समझ लिए और दस्तावेज को समझ लिए। तो एक एक शब्द जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप रटते रह जाएंगे। हमें रटने पर कम, समझने पर ज्यादा बल देना है और पढ़ने के साथ साथ चीजों को सीखना भी है। आगे बढ़े। अगली इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है यह शक्ति का मानचित्र है। यह शक्ति का मानचित्र है क्योंकि इसके द्वारा शक्ति का परिसीमन किया जाता है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मानचित्र का क्या औचित्य है, मानचित्र यहाँ पर कैसे आ गया। तो आइए देखते हैं मानचित्र कैसे आ गया। तो मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम ग्रहण करते हैं कि मानचित्र जैसे कि दो मानचित्र हो गए। एक मान लीजिए कि प्राकृतिक मानचित्र हो गया, प्राकृतिक, और एक भौतिक मानचित्र हो गया। तो मानचित्र का जो मेन काम है वो क्या है, सीमांकन करना। मानचित्र का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सीमांकन करना। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, प्यारे साथियों, कि जब हम प्राकृतिक मानचित्र लेते हैं तो उसके अंतर्गत वन के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जंगल के बारे में जानकारी मिलती है। वन जंगल ये दो टेक्निकल टर्म है, मिटा देता हूँ नहीं आप प्रश्न करने लगेंगे। एक ही चीज लिखता हूँ। अच्छा, वन किसे कहते हैं, जंगल किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अब ये बात आ ही गई है तो आप अपना विचार प्रस्तुत करें, वन किसे कहते हैं और जंगल किसे कहते हैं। और इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसके बाद मैदान के बारे में, पठार के बारे में, नदियों के बारे में, सागर के बारे में जानकारी मिलती है ना। और जब हम
भौतिक मानचित्र लेते हैं, वहां पर एक हो गया देश का और एक हो गया राज्य का। राज्य का मतलब ये यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, ठीक। और जब राज्य के लिए लेते हैं हम, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है यह भारत है, या श्रीलंका है, या नेपाल है, यह पाकिस्तान है। समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, ये गोले जो बना रहा हूं इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझिए। इस गोले का मतलब ये है कि अगर ये नक्शा बना दिया गया तो इसके बाहर आप नहीं जा सकते। यही इतना एरिया दिल्ली को मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो पंजाब के अंदर भी घुस जाए। फिलहाल अगर जोक के तौर पे देखें तो भाई दिल्ली की सरकार अब पंजाब में भी हो गई है। फिलहाल हम राजनीति पढ़ ही रहे हैं, इसलिए हल्का सा एंजॉय बस, और गंभीरता से ना लिए इस टॉपिक को। और इसके बाद में जब हम देश लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि श्रीलंका की ये सीमा हो गई, श्रीलंका की सीमा हो गई, ये नेपाल की सीमा हो गई, और ये भारत की सीमा हो गई, ये चीन की सीमा हो गई, इसके आगे पाकिस्तान की सीमा हो गई। तो यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज पर गौर कीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उस चीज को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैदान हो गया, तो ये क्या हो रहा है कि मानचित्र एक सीमा निर्धारित कर रहा है कि आपकी सीमा यहाँ तक है, और नदियों की सीमा यहाँ तक है, पठार की सीमा यहाँ तक है, और पर्वत की सीमा यहाँ तक है। इसके आगे आपकी सीमा समाप्त होती है। तो वही काम संविधान करता है। संविधान क्या करता है, यह शक्ति का मानचित्र है। संविधान को क्या कहा जा रहा है, यह शक्ति का मानचित्र है, क्योंकि इसके द्वारा शक्ति का परिसीमन किया जाता है। तो संविधान जो मानचित्र जो काम कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई ना, कि मानचित्र कैसे कार्य करता है। तो इसी को हम साधन बनाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। परिसीमन के बारे में क्या कहा जा रहा है। परिसीमन के बारे में कहा जा रहा है कि यह केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है। परिसीमन का जो अर्थ दिया जा रहा है इसको समझाने के लिए, यह केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी आपके लिए मैंने लिख के रखा है, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आर्टिकल 14 में कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ, इसका जो भाव है वो क्या है कि संविधान राज्य को मनमानी करने से रोक रहा है। जैसे संविधान रोकता है, जैसे मानचित्र रोकता है, उसी प्रकार संविधान रोक रहा है। मानचित्र रोक देता है नदियों को, ये जो क्षेत्र है ये मैदान का है। तो हम क्या समझे कि केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है कौन, संविधान। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। और दूसरा जो है नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। तो क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर नागरिकों को मनमानी करने से रोक रहा है। संविधान नागरिकों को मनमानी करने से रोक रहा है। आप मनमानी नहीं कर सकते। वह संविधान नागरिकों को अधिकार भी दे रहा है, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, उसके साथ साथ उस पर एक सीमा भी लगा रहा है। जैसे कि आर्टिकल 19। अच्छा, इसको जो बच्चे, यहाँ पर मैं एक प्रश्न चिन्ह भी लगा देता हूँ। इसको जो बच्चे पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(a), जो कि गलत तरीका है। इसका सही तरीका आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेगा। कैसे पढ़ा जाएगा वहां पर मैं इसे समझाऊंगा। और सही तरीका अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे पढ़ते हैं गलत तरीके से, कि आर्टिकल 19(1)(a) जो कि गलत तरीका है। सही तरीका आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। कहाँ, संविधान का निर्वचन जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। इसमें क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर 8 सीमा भी लगाई गई है
कितनी सीमा? 8 सीमा, 8 लिमिट है। कौन कौन सी? कि भारत की संप्रभुता अखंडता से जुड़ा कोई भी नारा, प्रेस, सम्मेलन वर्जित है। दंगे वाले भाषण, अपराध को प्रेरित या उद्दीपन, वहां लिखा गया है शायद, मैं अगर सही बोल रहा हूं तो, अगर गलत बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा। अपराध को उकसाने वाले या प्रेरित करने वाले भाषण आप नहीं दे सकते। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ 8 सीमा भी लगा दिया संविधान ने। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण कारक है उसको भी समझ लेते हैं। परिसीमन के अंतर्गत यह सरकार के अंगों और संस्थाओं के बारे में की शक्तियों के बारे में भी जानकारी देता है। लिख देता हूं मैं, सरकार के अंगों और संस्थाओं, सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति के बारे में, की शक्ति के बारे में जानकारी देता है। कौन? संविधान। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे, एक टॉपिक अलग से होता है शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, वहां पर इन चीजों को और विस्तार में हम सीखेंगे। चिंता न करें, आपको सब कुछ मतलब पॉलिटी का, वही बात ना, पॉलिटी का पी और कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी जिसने ना पढ़ रखा हो उसे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम शून्य से शिखर तक सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हमें औपचारिकता के रूप में पढ़ाई नहीं करना है, हमें उसी प्रकार पढ़ाई करना है जैसे कि आप किसी का कोर्स खरीदते हैं, तब वहां पर जिस प्रकार आपको पढ़ाया जाता है, या फिर जैसे आप किसी ऑफलाइन में कोचिंग करने जाते हैं, उस प्रकार से ही हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम सबको समझ ले कि यह सरकार के अंगों और संस्थाओं के बारे की शक्ति के बारे में हमें जानकारी देता है। कौन? संविधान, हमारा संविधान। बात समझ पाए दोस्तों? और इसके आगे क्या है कि अगर इसका उदाहरण लेने की कोशिश करें तो क्या है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान देता है। संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। और सुनिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये मत पूछना भाई अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति आएगा तो वहां पर पढ़ेंगे। भागने वाला काम नहीं करूंगा, एक एक शब्द पर काम करूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है? संविधान देता है। समझ पाए? तो ये लेक्चर आपको कैसे लगा जरूर हमको बताएं। तो जो चीजें हम पढ़ें उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। अगला जो टॉपिक है, हाँ, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिस शब्द का नाम है कॉन्स्टिट्यूट, और जिसका अर्थ होता है शासन करने का सिद्धांत। और इसके बाद में हमने संविधान की परिभाषा सीखा और एक महान विचारक जिन्होंने संविधान को परिभाषित किया था उनके बारे में सीखा। और आगे शासन को हमने सीखा, शासन कैसे कैसे कार्य करता है उसके बारे में सब कुछ सीखा हमने। और शासन का अर्थ कैसे है, शासन किस चीज से जुड़ा है, ये टॉपिक, इस चीज को भी मैंने आपको समझाया पूरा विधिवत तरीके से। और इसके बाद में क्या सीखा हमने संविधान के बारे में हमने सीखा कि यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। ये इसीलिए मैंने आपके लिए विधि पर काम किया, सर्वोच्च पर काम किया और दस्तावेज पर काम किया कि आपको एक एक शब्द की जानकारी हो जाए। शक्ति का मानचित्र है तो मानचित्र के बारे में लंबी कहानी बताई, मानचित्र कैसे काम करता है, कैसे इसका जो है वर्गीकरण होता है। और इसके बाद में परिसीमन, अगला जो टॉपिक था परिसीमन, उस पर मैंने इतनी देर तक आपसे बात किया। परिसीमन का क्या अर्थ हो सकता है, कैसे परिसीमन को हम समझ सकते हैं, परिसीमन के बारे में बताया आपको। यहाँ पर 3 उदाहरण के साथ बताया। यह केंद्र और राज्य की शक्ति का निर्धारण करता है, अर्थात केंद्र को मनमानी करने से रोक रहा है। और दूसरा जो उदाहरण था इसका, दूसरा उदाहरण ये है, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको, हाईलाइट कर देता हूं, नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है संविधान और उन्हें मनमानी करने से रोकता भी है, अधिकार भी दे रहा है। और उन्हें हमको आपको नागरिक मतलब वही हुआ ना, नागरिक किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।
एक एक शब्द पर काम करेंगे, आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद सरकार के तीनों अंगों, सरकार के अंग कौन कौन होते हैं इसको आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना कि संसद शक्ति का पृथक्करण एक अलग से टॉपिक होता है जिसमें हम सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अधिक प्रिय लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें और नए तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके, सटीक और प्रामाणिक तरीके से पढ़ने का आनंद मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष आगे हम कल बात करेंगे। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा इसके बाद वाला, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसमें हम बात करेंगे संविधान, और संविधान को किस प्रकार परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान को किस प्रकार परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर एक जो शब्द आ रहा था दस्तावेज, दस्तावेज को मैंने आपको समझाया है, और यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ जाते जाते, और उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आपको पता होगा। नहीं तो जो सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के कथन और कुछ मामलों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो दस्तावेज है, संविधान जिसे एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, वह स्थिर दस्तावेज है या गतिशील, वह स्थिर दस्तावेज है या गतिशील दस्तावेज है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और सेकंड लेक्चर में संविधान के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, केस हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक विनम्र अनुरोध है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो की जो भी क्वालिटी हो, जो भी महानता हो, वो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।